अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की तरफ से मैं डॉक्टर उपेंद्र बाबू खत्री आपको संदेश देना चाहता हूं कि इस समय योग का बहुत तेजी से कोरोना काल में प्रचार प्रसार हो रहा है और कोरोना के समाधान के रूप में लोग योग को एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं कि योग के आयामों में से जल नीति, आसन, सूत्र नीति, प्राणायाम फायदेमंद हो जाएगा। निश्चित रूप से फायदेमंद हो जाएगा, लेकिन जिस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं उस दिशा से जो हमें दिखाई दे रहा है वह यह है कि चाहे कोरोना के साथ हो अथवा कोरोना के बाद हो, योग जीवन शैली के रूप में ऋषियों द्वारा प्रदत्त विज्ञान है जो टुकड़े टुकड़े में किसी को नहीं देखना चाहता, किसी समस्या के समाधान को देखना नहीं चाहता। तो यदि सच में हम आज की वर्तमान की समस्या का समाधान चाहते हो अथवा भविष्यगत जो आने वाली समस्याएं हैं उनका मुकाबला करना चाहते हो, तो इस रूप में हमें योग को निश्चित रूप से जीवन शैली के रूप में देखना पड़ेगा। अन्यथा की स्थिति में क्या होगा, यदि हम जीवन शैली के रूप में योग को नहीं देखते हैं तो हम उसको किसी ना किसी एक अलग दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं। जैसे मार्केट वाले लोग मार्केट की दृष्टि से योग को देखना चाहते हैं, चिकित्सा करने वाले लोग चिकित्सा की दृष्टि से योग को देखना चाहते हैं, व्यायाम करने वाले लोग व्यायाम की दृष्टि से योग को देखना चाहते हैं। लेकिन यदि हम जीवन शैली के साथ योग को नहीं देखते हैं तो हम सही मायने में योग के साथ अपने आप के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि यदि हमारा जीवन शैली अच्छी नहीं होगी तो योग विकल्प के रूप में शामिल होना असंभव सा प्रतीत होता है। यदि हमारे सुबह उठने से लेकर के रात्रि तक की दिनचर्या योग में नहीं होगी तो हम निश्चित रूप से भले ही हाथों के बल खड़े हो जाएं या उंगलियों के बल खड़े हो जाएं आसन में, लेकिन आसन का वह जो योग के अनुशासन में आसन की परिभाषा वह पूरी नहीं मानी जा सकती। ऐसे ही प्राणायाम को लेकर के लोग बहुत सजग रहते हैं कि प्राणायाम करना है। अभी मैंने कुछ विगत दिनों पहले एक ध्यान शिविर किया था समुत्कर्ष में, अहमदाबाद में। वो एक म्यूजिक एकेडमी है, योग एकेडमी है। जब वहां पर मुझे ठहराने की व्यवस्था की गई तो एक एसी रूम था और उस एसी रूम में रह करके मैंने एक दिन सोचा सुबह सुबह उठ करके कि चलिए छत पे जाके प्राणायाम करते हैं, क्योंकि एसी प्रकृति द्वारा निसर्ग जो है ना माहौल नहीं है। तो जब मैं सुबह 4 बजे छत पर पहुंचा तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ तो प्राणायाम करना बड़ा घातक हो सकता है, क्योंकि बहुत पॉल्यूशन था, सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, 50 तरह की समस्या है। तो प्राण को भी प्राण को बगैर प्राण के संभव नहीं प्राणायाम कर पाना। जहां प्राण नहीं है वहां प्राणायाम कैसे संभव है। तो जब कोई व्यक्ति जीवन शैली के रूप में योग को देखता है तो वह सबसे पहले देखता है प्रकृति के साथ उसका संयोग कैसा है। जब प्रकृति के साथ हमारा संयोग अच्छा होगा, अब हम खान पान हमारा यदि गंदा है, हम जहरीली दवाइयां जिन पर छिड़की गई, जिन फलों पर, जिन सब्जियों पर, उनको खा रहे हैं और सोचते हैं कि योग वही समाधान करेगा जो 1000 साल पहले कर रहा था, संभव नहीं है। तो हमें योग अभी इस समय जिस योग की आवश्यकता है वह योग है प्रकृति के साथ हमारा योग कैसा हो। और प्रकृति के साथ कैसा योग हो कि जैसे हमारे निजी संबंधों में, निजी स्वार्थों में कैसे है कि यदि हमारे बच्चे को कोई थप्पड़ मार देता है तो हम किसी भी हद तक उससे बदला लेने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन प्रकृति को लगातार थपेड़े पड़ रहे हैं, थप्पड़ मारे जा रहे हैं और हम बिल्कुल मौन हैं, हम बिल्कुल चुप हैं। हमारे अंदर की कर्म निष्ठा मर रही है। कर्म निष्ठा क्यों मर रही है? क्योंकि हम अनासक्त नहीं हो पा रहे हैं। और योग में जो योग की जो परिभाषा है, योग कर्मशु कौशलम, वो योग की कर्म की जो कुशलता वाली परिभाषा है वो अनासक्ति से होती है, ना कि इस बात से कि हमें कर्म में कैसे निपुणता प्राप्त करनी है। जब कोई व्यक्ति कर्म करते हुए अनासक्त होगा, जिसमें उसमें परिणाम की चिंता नहीं होगी, तभी सही अर्थों में वह कर्म योगियों के द्वारा किया जाने वाला कर्म होगा। और वही कर्म ही समाज में समरसता पैदा करेगा, प्रकृति के साथ हमारा संबंध पवित्र रूप में बनाए स्थापित करेगा।
इसीलिए हमें योग को जीवन शैली में शामिल करना है। और आधुनिक विज्ञान क्या कर रहा है? आधुनिक विज्ञान क्या कर रहा है कि योग को मेडिकल साइंस, जैसे मेडिकल साइंस क्या चाहता है कि योग को अपने छाते के तले विकसित करे, जिससे उसका एक मार्केट डेवलप हो जाए, जिस तरह से मेडिकल साइंस में हुआ है। दवाइयों का एक व्यापार खड़ा हो गया, जबकि उद्देश्य क्या था? लोगों को स्वस्थ रखना। तो जब हम एक चीज याद रखें कि किसी भी विषय के साथ जब हमारी आसक्ति जुड़ जाती है, तो हम उसको न चाहते हुए भी गलत रूप में परोसने लगते हैं। तो हमें योग को ना तो चिकित्सा की दृष्टि से देखना चाहिए, ना ही व्यायाम की दृष्टि से देखना चाहिए, बल्कि हमें योग को योग की दृष्टि से देखना चाहिए, जो चाहे आज की समस्या हो या आने वाली समस्या, उनके समाधान के रूप में निश्चित रूप से फायदेमंद रहेगा। योग में कुछ विषय होते हैं, ध्यान जैसे। लोग क्या करते हैं? ध्यान कर रहे हैं, ध्यान तो करते हैं, लेकिन ध्यान का जो गहरा संबंध है वह चित्त से है, क्योंकि हमारी चित्त की जैसी स्थिति होती है उसी के अनुसार हमारा कर्म होता है। कर्म हमारी आंखें नहीं करती, आंखें देख रही हैं, लेकिन आंखें बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकती हैं। यदि हमारे चित्त पर कोई आवेग है तो उसके नजरिए से हम संसार में चीजों को देखते हैं। जैसे कोरोना काल है, हम लोग टीवी बहुत देख रहे हैं, टीवी से भय व्याप्त हो रहा है, तो हमारा जीवन कैसा निर्मित हो रहा है? भय का जीवन निर्मित हो रहा है। तो अगले 10 वर्षों तक इस भय के कारण से हम अनचाहे ही मनोगत समस्याएं समाज को बांट देंगे। इसीलिए हमें चित्त पर परिवर्तन की आवश्यकता होगी, और जिसके लिए हमें ध्यान करना आवश्यक होगा। और ध्यान का क्या संबंध है कि हम भद्र देखेंगे, भद्र सुनेंगे। उपनिषद का मंत्र है, मांडूक्य उपनिषद का। तो जब कोई ये मंत्र सुनता है तो लोग सोचते हैं कि आंखों से भद्र देखना, कानों से सुनना। संसार का स्वभाव है कि जैसे ही हम कर्म से जुड़ते हैं संसार में, उसमें निश्चित रूप से हमारा अहंकार बुद्धि विश्लेषण करती है और हमारा मन बहुत तरह के चिंतन में फंस जाता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति ध्यान करता है तो उसमें कर्म में निपुणता होगी, और कर्म में यदि निपुणता आती है तो व्यक्ति का ध्यान होगा, और यही सही मायने में हमें पलायन करने से रोकेगा। किन चीजों के पलायन से? आज हम कोरोना हो या अन्य समस्याओं हो से भागना चाहते हैं, या हमें कोई जिम्मेवारी सौंप दी गई हो, हम भागना चाहते हैं। तो योग कहता है कि जिम्मेवारियों को स्वीकार करो, निर्भय होकर के स्वीकार करो, अनासक्ति भाव से स्वीकार करो। इसलिए ध्यान से अनासक्ति और अनासक्ति से ध्यान की ओर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, यदि हम निश्चित रूप से योग की समस्या को समाधान के रूप में देखना चाहते हैं। तो ऋषियों ने कहा कि योग को कैसे जाना गया, योग को कैसे देखा गया? तो योग को देखा गया है बंद आंखों से। बंद आंखों के अलावा जब हमारी इंद्रियां शांत रहती हैं, जब हमारा मन शांत रहता है, बुद्धि विश्लेषण कम करती है और हमारा अहम भाव विकसित कम होता है, उस दृष्टि में देखा गया जो विज्ञान है वो था योग विज्ञान। तो जब तक हम योग को योग दर्शन के नजरिए से नहीं देखेंगे, तब तक हम उसको कौतूहल तो बना सकते हैं, लेकिन संपूर्ण समस्याओं के समाधान के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। इसलिए सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय 2 रूपों में योग को देख करके आगे बढ़ रहा है। वो इसलिए आपको हम मैसेज बता रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से अतीत काल में भी योग को विकसित किया गया, शास्त्रों के रूप में विकसित किया गया, और शास्त्रों को हमने एक निश्चित मापदंड तक, कर्म कांड तक सीमित कर दिया, उनको सत्संग तक सीमित कर दिया, उसके योगिक परिप्रेक्ष्य विकसित नहीं किए गए। तो योग के एक मैसेज ये है आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन कि सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय का योग विभाग 2 ऑब्जेक्टिव को लेकर इस समय चल रहा है, जो भविष्य में योग के मूल को सुरक्षित करने में बड़ा योगदान देंगे। पहली चीज तो ये है कि योग चिकित्सा मात्र नहीं है। मैं मात्र इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो लोग चिकित्सा करना चाहते हैं योग से, वो कर सकते हैं, निश्चित रूप से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनचाहे ही वो योग के साथ कुछ विभ्रम भी परोस देंगे, कुछ समस्याएं भी निश्चित रूप से परोस देंगे। जब हम योग को जीवन शैली के विज्ञान के रूप में नहीं देखेंगे, सिर्फ चिकित्सा के रूप में देखेंगे, तो लोग एसी में भी आसन करवाना पसंद करेंगे। जहां प्राण नहीं होगा वहां प्राणायाम करवाना पसंद करेंगे, लेकिन प्राण को विकसित करना ये वाला पार्ट नहीं कर पाएंगे वो लोग। कैसे हमें पेड़ लगाना है, कैसे हमें अच्छा आहार ग्रहण करना है, ये सब अनुशासन योग से विकसित होते हैं। तो यदि हमारे पेड़ नहीं होंगे तो प्राण कहाँ से आएगा? यदि हमारा आहार अच्छा नहीं होगा तो हमारा चिंतन कैसे विकसित होगा? हम भले ही योग चिकित्सा के रूप में योग को परोस देंगे, लेकिन जो प्रकृतिगत समस्याओं से समाधान जो हमें खोजना है योग के साथ, वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए
सिर्फ योग एक चिकित्सा मात्र नहीं है। दूसरा है शास्त्रों के यौगिक परिप्रेक्ष्य तैयार करना है। शास्त्रों के यौगिक परिप्रेक्ष्य क्यों तैयार करना है? जिससे कि जब हम देखते हैं, हम कभी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो कई लोग ये प्रश्न खड़ा करते हैं कि अरे उपनिषदों में क्या है, वही ब्रह्म वही आत्मा की चर्चा के अलावा और अन्य कुछ नहीं है, बस उसी पर जाकर टिक जाते हैं। जबकि एक एक उपनिषद ऋषियों के अनुभवों के आधार पर विकसित हुए, वैज्ञानिक आधार लिए हुए दिखाई देते हैं जब हम उसे यौगिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। तो हमारा जो दूसरा काम है सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय का, वो है शास्त्रों के हमें यौगिक परिप्रेक्ष्य तैयार करना है। और जब हम शास्त्रों के यौगिक परिप्रेक्ष्य तैयार करेंगे तो हमें व्यवहार जगत में कुछ विधाएं मिलेंगी, और जब व्यवहार जगत में हमें विधाएं मिलेंगी तो उन विधाओं के साथ हम संसार की समस्याओं से चुनौती को स्वीकार कर पाएंगे, जो हमें संसार से मिल रही हैं, जो मनुष्य से मिल रही हैं, उन चुनौतियों को हम स्वीकार कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, जिस तरह से रेलवे स्टेशन पर पुस्तकें पढ़ते हैं लोग ट्रेन में समय बिताने के लिए, ऐसे ही शास्त्रों का भी लोग अध्ययन अध्यापन करेंगे। जब तक किसी शास्त्र का व्यवहारिक पक्ष जीवन में लागू नहीं होता है तो वह शास्त्र सिर्फ कौतूहल का विषय बन जाता है। इसलिए सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय किस आयाम पर काम कर रहा है, इस आयाम पर काम कर रहा है कि हमें कैसे शास्त्रों के यौगिक परिप्रेक्ष्य तैयार करना है। तभी हम जीवन शैली के रूप में जो हमारा विज्ञान विकसित हुआ योग का, तभी हम इसको लोगों के समक्ष वैसा रख पाएंगे जैसा योग का अनुशासन है, जैसा योग दर्शन चाहता है, उस रूप में नहीं, बजाय कौतूहल के रूप में नहीं। क्योंकि इस समय आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि संपूर्ण दुनिया योग कर रही है, लेकिन लोग इस बात के लिए लालायत हैं कि हमें कैसे सिर्फ हाथों के बल खड़े नहीं होना, उंगलियों के बल भी हम खड़ा होना सीख जाएं। जिन लोगों में कंपटीशन की भावना है, अभी योग को विषय और सिलेबस के साथ बना दिया गया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो विश्वविद्यालय परिक्षेत्र में कम दिखाई देते। तो विश्वविद्यालयों को आगे भी इस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा कि कैसे हम योग के मूल अवधारणा के साथ विश्वविद्यालयों में योग के ज्ञान विद्या को हम उसी रूप में परोसें। नहीं तो क्या होगा, योगिक आहार जब कोई व्यक्ति नहीं करेगा, आसन करेगा, प्राणायाम करेगा, तो उसके साथ सकारात्मक चिंतन पैदा नहीं होगा विद्यार्थी का। इसलिए हमें योग के अनुशासन को योग जीवन शैली के रूप में ही विकसित करना पड़ेगा। यही सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की तरफ से हमारा संदेश आपके लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम भज मन निसदीन हरि ओम हरि ओम। इंटरनेशनल योगा डे पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगीत और योगा, संगीत और योग, इसका बहुत बहुत गहरा संबंध है। जब हमारी संगीत शिक्षा शुरू होती है तो सबसे पहली बात जिस पे हमारा ध्यान जाता है वो है श्वास। सांस पे काम किया जाता है, एक एक स्वर को पूरे पूरे सांस में गाया जाता है, और दिन प्रतिदिन जो सांस की अवधि है उसको बढ़ाने की कोशिश की जाती है, और सांस का टिकाव उस पे किया जाता है, और एक ही सुर पे ध्यान धरा जाता है ताकि वो स्वर जागृत हो। ध्यान और स्वर जब एक होते हैं तभी सच्चा स्वर भी लगता है, और इसकी साधना गुरुजन वर्षों वर्षों करवाते हैं। वैदिक युग में हम देखते हैं, पढ़ते हैं, ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे और अपने शिष्यों को वहीं पर अभ्यास करवाते थे। तो प्रकृति का बहुत सुंदर एक प्रभाव पड़ता है हमेशा संगीत के ऊपर। अलग अलग पिच जो होती है पक्षियों की, उसको सुन के वो उसको साधने की कोशिश करते थे, उनकी नकल करने की कोशिश करते थे, उससे प्रेरणा लेते थे कई तरह से। तो इस तरह से जैसे कोयल कितने सुंदर एक स्वर में, उसकी पिच कितनी निर्धारित है, कितने सुंदर स्वर में बोलती है। तो सब चीजों का प्रभाव पड़ता है, और ध्यान पे पूरा ध्यान केंद्रित किया जाता है, तब संगीत यात्रा आगे बढ़ती है।
वर्तमान, नाउ, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन म्यूजिक एंड योग। जब हम कोई स्वर को लगा रहे होते हैं तो ना हम पिछली बात सोचते हैं ना ही अगली बात सोचते हैं। उसी समय उस स्वर पे पूरा ध्यान केंद्रित होता है, तभी वो स्वर सच्चे रूप में लगता है। प्राणायाम, प्राण का आना जाना जो अभ्यास रोज करते हैं, उसे ये शरीर का जो इंस्ट्रूमेंट है वो पूरा जैसे उसको एक औषधि मिल जाती है और वो तंदुरुस्त और स्वस्थ दिन प्रतिदिन होता चला जाता है। एक एक स्वर पे जब हम एक एक सांस का अभ्यास करते हैं वो भी अपने आप में एक प्राणायाम ही है। जब हमारा ध्यान पूर्णतया एकाग्र होगा तभी हम संगीत सुंदर तरह से कर पाते हैं, तभी हम अच्छा सीख पाते हैं, तभी अच्छा सिखा पाते हैं। योग यही कहता है कि ध्यान पूर्णतः केंद्रित होता है और अपने अंतर को जागृत करने में योग बहुत ही साथ देता है। तो संगीत और योग, ध्यान, योग, योगा, संगीत, ये सब आपस में एक हैं। और आज इस इंटरनेशनल डे पर मैं आप सबको सुंदर स्वास्थ्य और सुंदर ध्यान, इसकी शुभकामना देती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।
Ram Nam Nam Tirtha
Shiva